नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जीके एमसीक्यूज सीरीज। इस सीरीज में हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, वे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वे प्रश्न जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जाते रहते हैं या जिनके आने के ज्यादा चांसेस हैं, उन प्रश्नों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। इस सीरीज में आपको जीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी जीके की तैयारी, एक बेहतर तैयारी आप यहां पे कर सकें। देखिए, हमारी उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज ऑलरेडी चल रही है, हिंदी की भी एमसीक्यू सीरीज हमारी चल रही है और जितने महत्वपूर्ण हिंदी और उत्तराखंड है, उतना ही महत्व आपके जीके का है। इसीलिए सीरीज को यहां पे शुरू किया गया है। आज हमारा ये इस सीरीज का पहला भाग है और इसमें हम जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ना सिर्फ उनको कवर करेंगे, उनसे जुड़े हुए जो भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको भी हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन भी हो और आपकी जीके की प्रैक्टिस भी चलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं और सीरीज के बारे में अपनी राय जरूर दें। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो इनमें से आपने बताना है माउस जैसा कार्य कौन सा डिवाइस करता है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ट्रैक बॉल। जो ट्रैक बॉल होता है यह आपके माउस जैसा ही कार्य करता है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल वीडियो एडिटिंग में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो ट्रैक बॉल है ये आपका एक इनपुट डिवाइस है, जैसा कि माउस है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बात करें माउस की, तो एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि माउस जो है इसकी खोज किसने करी थी? तो डगलस एंजलबर्ट ने माउस की खोज 1964 में करी थी। ये एक इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। अन्य इनपुट डिवाइस आपका जॉयस्टिक है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा, ये सारे आपके इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? देखिए, अगर कोई कंप्यूटर पहले से ऑन है और आप उसको रीस्टार्ट करते हैं, दोबारा से शुरू करते हैं, तो उसे हम बूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बेसिकली कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं और यह आपके दो तरीके से होती है, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग वो होती है जब हम किसी जो ऑन कंप्यूटर है उसी को हम दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं, वो आएगी आपकी वार्म बूटिंग। और जब हम जो कंप्यूटर होता है वो बंद है और उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी आएगी कोल्ड बूटिंग। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बंद कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना और खुले कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, यही है आपके वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। यहां पे आपको जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट, तो इनको आप नोट करते हुए जरूर चलें, ताकि आपके एक जैसे प्रश्न एक जगह पर सारे नोट्स बन जाएं। नेक्स्ट है हमारा, मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? देखिए, मानव भूगोल का संस्थापक ये माना जाता है कार्ल रिटर को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है और ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, कार्ल रिटर को मानव भूगोल का संस्थापक कहते हैं। इसी को क्षेत्रीय भूगोल का जनक भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, क्षेत्रीय भूगोल का जनक किसे कहते हैं? कार्ल रिटर को। इसके अलावा अगर पूछा जाए भूगोल का जनक किसे कहते हैं, सिर्फ भूगोल का, तो वो हिकेटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। और व्यवस्थित भूगोल का जनक पूछे जाए तो वो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जनक हैं या उनके पिता हैं जो आपको याद रखना है। चलिए, एक और चीज यहां पे हम्बोल्ट का नाम है। हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक माना जाता है, तो इनके साथ आप इन नोट्स को भी बनाते हुए जरूर चलें। नेक्स्ट है हमारा, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? देखिए, यह जो किताब है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको लिखा है रमेश चंद्र दत्त ने। आरसी दत्त आपने पढ़ा होगा, दादा भाई नौरोजी के ये सहयोगी थे और इन्हीं के साथ मिलकर दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया था 1867-68 में। ठीक है, तो वही जो दादा भाई नौरोजी के सहयोगी हैं, उनकी किताब का नाम है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। जो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन सिद्धांत दिया था, धन निकासी का सिद्धांत दिया था, वो इन्हीं के सहयोग से दिया था। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा
किसने दी थी? तो देखिए, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहां पे होगा। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब हम यहां पे कुछ बातें कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद को लेकर, क्योंकि इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। स्वामी विवेकानंद, इनके बचपन का नाम क्या था? आप सभी जानते हैं, नरेंद्रनाथ दत्त इनके बचपन का नाम था। ठीक है, नरेंद्र दत्त या नरेंद्रनाथ दत्त। इनके गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस, ये उनके शिष्य थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने जो धर्म संसद का आयोजन किया गया था, धर्म सम्मेलन होता है 1893 में अमेरिका के शिकागो में, तो उसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन बनता है, स्वामी विवेकानंद किस वर्ष धर्म संसद में भाग लेने के लिए शिकागो गए थे? 1893 में। ठीक है, और एक और चीज इनसे आपको याद रखनी है, इनकी किताबों के नाम आपको पूछे जाते हैं। इनकी बेसिकली इंपॉर्टेंट जो 3 किताबें हैं आपको याद रखनी है, ज्ञान योग, राजयोग और धर्म योग। ये तीनों किताबें किसकी हैं? स्वामी विवेकानंद की ये तीनों किताबें हैं, आपको ध्यान रखनी है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है, वहां पर आपको यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कि जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है यह किस धर्म से संबंधित है? तो जैन मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान का जो आबू पर्वत है, माउंट आबू पर्वत, वहां पर यह मंदिर स्थित है, प्रसिद्ध जैन मंदिर है, और इस मंदिर का निर्माण चालुक्य शासकों के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए, भारत के अलग अलग क्षेत्र में चालुक्यों ने शासन किया था। ये कहां के चालुक्य हैं? तो ये आपके गुजरात के चालुक्य हैं। ठीक है, गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और गुजरात के चालुक्यों को ही सोलंकी भी कहा जाता है। तो अगर आपको ऑप्शन में चालुक्य ना दिखे तो सोलंकी आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। जो गुजरात का चालुक्य वंश था उसे ही सोलंकी वंश भी कहते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है, एक ही बात है। अब बात आती है, इस मंदिर का निर्माण करवाया किसने था? हमने वंश तो देख लिया, चालुक्यों ने करवाया था। देखिए, गुजरात का जो चालुक्य वंश था या सोलंकी वंश था, उसका एक राजा था भीम प्रथम। ये वही भीम प्रथम है जिसके शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, 1025 में। यह आपको ध्यान रखना है। इस भीम प्रथम का एक सामंत था जिसका नाम था विमल शाह। ठीक है, तो इस विमल शाह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। कई बार वंश का नाम पूछता है, कई बार राजा का नाम पूछता है, और कई बार पर्टिकुलर जिस व्यक्ति ने करवाया उसका नाम पूछता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की जो शुरुआत की गई थी, ये आपके 15 अगस्त 1965 को की गई थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पे होगा। प्रश्न बनता है, दूरदर्शन की शुरुआत कब की गई? तो दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में की गई थी। ठीक है, 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत की गई, और यहां से दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत 1965 में की गई। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण चीज पूछी जाती है, जो प्रथम महिला समाचार वाचक थी दूरदर्शन की, वो कौन थी? तो नाम आता है प्रतिमा पुरी का। इनका नाम भी आपको याद रखना है। ये आपकी समाचार वाचक थी उस समय की। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखनी है, दूरदर्शन को लेकर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते रहते हैं। दूरदर्शन को आकाशवाणी से किस वर्ष अलग कर दिया गया था? तो दूरदर्शन को आकाशवाणी से 1972 में अलग कर दिया गया, और दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से की गई? 1982 से की गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष हैं, आपको इन्हें साथ साथ में लिखते रहना है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, और जो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया, इनमें से कुछ पूछे जा चुके हैं और कुछ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा, किस वर्ष हिंदुस्तान सोशलिस्ट, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना
कहाँ हुई थी? तो देखिए 1928 में जो ये संस्था थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना किस स्थान पे की गई ये आपको बताना है। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, दिल्ली में इसे बनाया गया था। ठीक है, जो HSRA संस्थान है या एसोसिएशन है, इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई थी और इसके अंदर जो भगत सिंह की पार्टी थी भारत नौजवान सभा, उसका भी विलय यहां पे किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बेसिकली दो पार्टियां हैं, दोनों के बारे में हम यहां पे बात कर लेते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। एक है आपकी HRA और एक है आपकी HSRA। ठीक है, अब दोनों में क्या है? जो HR है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में हुई, कानपुर के अंदर इसे स्थापित किया गया और सचिंद्र सन्याल ने इसे स्थापित किया था। ठीक है, ये HRA है। HSRA की बात करें 1928 में बनी, इसका गठन दिल्ली के अंदर हुआ, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा इसका गठन यहां पे किया गया। तो दोनों को आपको याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। HRA कहां बनी थी? कानपुर में 24 में, HSRA 28 में, दिल्ली के अंदर। ठीक है, 1928 में। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? जब ह्वेनसांग भारत आया, भारत दौरे पे आया हर्षवर्धन के शासनकाल में, उस समय भारत में सूती वस्त्रों के उत्पादन का जो प्रमुख केंद्र था वो था आपका ऑप्शन बी, मथुरा। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि मथुरा क्यों प्रसिद्ध था उस समय? तो सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? देखिए जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनको किस प्रक्रिया से बनाया जाता है ये आपको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, ध्यान रखना, उन्हें निर्वाचित नहीं किया जाता, मनोनीत नहीं किया जाता, चयन नहीं किया जाता, उन्हें नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जो सांसद होते हैं, जब सांसद चुन के जाते हैं लोकसभा में, तो वहां का जो दल का नेता चुना जाता है उस नेता को राष्ट्रपति के द्वारा भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आर्टिकल 75 कहता है कि भारत में प्रधानमंत्री होगा और उसके सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आप कोई सा भी एग्जाम सेट उठा के देखिए, प्रैक्टिस सेट उठा के देखिए, आपको ये क्वेश्चन वहां पर मिलेगा। कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? सही आंसर है आपका लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो लाइन है, मकर रेखा, इसे 2 बार काटती है। ठीक है, अगर बात करें कर्क रेखा को कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। ठीक है, और अगर पूछे जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर, इसे 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो इसे 2 बार काटती है कांगो नदी। कांगो नदी, जिसे हम जायरे नदी भी कहते हैं, तो वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, युवा बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, युवा बंगाल आंदोलन, या कहीं पर इसको हिंदी में लिख देता है जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह नेतृत्व किया था एक एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरिजियाओ ने इसका नेतृत्व किया था। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में पूछा जा सकता है। जो ये हेनरी विवियन डेरिजियाओ था, इसने युवा बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया। और एक और चीज आपको याद रखना है, इसी व्यक्ति ने ईस्ट इंडिया नाम का एक पत्र का भी संपादन किया था। ठीक है, पूछा जा सकता है क्योंकि महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसने एक युवा बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया। आपको पूछ लेगा ईस्ट इंडिया नामक जो समाचार पत्र था उसका संपादन किसने किया? डेरिजियाओ ने। ठीक है, और इसी डेरिजियाओ को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी माना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर एक और नाम है डेविड हेयर। डेविड हेयर ने बंगाल के अंदर हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। तो यह भी आपको याद रखना है, पूछेगा बंगाल में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? डेविड हेयर ने। और एओ ह्यूम को आप सभी जानते हैं, 1885 में कांग्रेस की स्थापना इसने करी थी। ठीक है, चलिए
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसका निर्धारण 1884 में वॉशिंगटन में किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसका निर्धारण 1884 के अंदर 1884 में वॉशिंगटन में एक सम्मेलन होता है, वहां पे इसका निर्धारण किया जाता है। जो आपकी इस 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब प्रश्न बनता है देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो देखिए, देशांतर रेखाएं, ऊपर आपका होता है नॉर्थ, उधर हो गया आपका साउथ। नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इन्हीं रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और इनमें से जो 180 डिग्री की देशांतर रेखा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये आपको याद रखना है, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है। ये जो दो रेखाएं होती हैं, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में कितने समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और इन दोनों देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे इनको कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहां पर ये बताया। एक और क्वेश्चन यहां से आपको पूछा जाता है कि अगर आप 180 जो तिथि देशांतर रेखा है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, अगर आप इस रेखा से वेस्ट की ओर जाते हो, पश्चिम की ओर जाते हो, तो क्या होगा? तो आपका एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस रेखा को पश्चिम की ओर पार करते हो तो एक दिन बढ़ जाएगा, और अगर आप पूर्व की तरफ पार करते हो तो एक दिन घट जाएगा। यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? देखिए, एगमार्क एक्ट जो होता है, यह आपका जो उत्पाद होता है, कोई भी उत्पाद, उसकी गुणवत्ता के लिए उस उत्पाद में लगाया जाता है कि यह जो उत्पाद है निर्धारित मानकों पर ही यह बनाया गया है। ठीक है, एगमार्क, इसको भारत में कब लागू किया गया? एगमार्क एक्ट को इसे लागू किया गया 1937 में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, और यह क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, आपको पूछा जा सकता है। यह जो एगमार्क एक्ट है 1937 में आया था, वहां पे इसको लागू किया गया, और 1986 में इसमें संशोधन भी किया गया। तो पूछा जा सकता है संशोधन कब किया गया? 1986 में। किस एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ घोषित किया गया है? तो देखिए, आपका कौन सा एक्सप्रेसवे है जिसका नाम भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पर रखा गया है? सही आंसर है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम अब क्या रखा जाएगा? अटल पथ रखा जाएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2018 का ये प्रश्न है। ठीक है, तो इतना करंट अफेयर आप उत्तराखंड के एग्जाम में एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आ सकता है। भारतीय रुपए का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? देखिए, भारतीय रुपए का अब तक कुल 3 बार अवमूल्यन किया गया है। पहली बार कब हुआ था? पहली बार 1949 में हुआ था। ठीक है, दूसरी बार 1966 में हुआ था। ठीक है, और तीसरी बार 1991 में हुआ, लेकिन ये वाला आपके 2 चरणों में हुआ था। ठीक है, पूछा जाता है भारतीय रुपए का 2 चरणों में अवमूल्यन कब हुआ? 1991 में। उससे पहले 2 बार हुआ, एक 1949 में पहली बार, और 1966 में दूसरी बार, और 1991 में 2 चरणों में यहां पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसके दरबार में रहते थे? देखिए, गीत गोविंद ये रचना किसने करी है? जयदेव ने करी है। इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा लेखक का नाम पूछा जाता है। तो जयदेव की प्रसिद्ध रचना है गीत गोविंद, और ये जयदेव किसके दरबारी कवि थे, किसके दरबार में रहते थे? तो जयदेव रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए, इनसे कितने सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं लक्ष्मण सेन से। देखिए, आप सभी जानते हैं बंगाल के अंदर एक प्रसिद्ध वंश था पाल वंश। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है पाल वंश के बारे में। पाल वंश के बारे बाद किस वंश की सत्ता स्थापित हुई बंगाल में? यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि बंगाल के अंदर पाल वंश के बाद किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो पाल वंश के बाद आया था सेन वंश। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यह बन गया कि पाल वंश के बाद सेन वंश आया। सेन वंश का संस्थापक कौन था? पूछा गया है पेपर में। तो सामंत सेन इस वंश का संस्थापक था। ठीक है, कौन था संस्थापक? सामंत सेन।
एक और चीज आपको याद रखनी है, जो ये सेन वंश है यह पहला राजवंश है जिसने अपने अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाए थे। तो हिंदी में अपने अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाने वाला पहला राजवंश कौन सा था? सेन वंश था। ठीक है, आपके ये क्वेश्चन भी कवर हो गए। और आखिरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनता है, सेन वंश का अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन। ठीक है, इसी के दरबार में जयदेव रहते थे और लक्ष्मण सेन को बंगाल का अंतिम हिंदू राजा कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। देखिए कितने सारे क्वेश्चन एक छोटे से वंश से आपसे पूछे गए, सेन वंश से। तो आपको सेन वंश याद रखना है। किस वंश के बाद आया? पाल वंश। संस्थापक कौन था? सामंत सेन। और इस वंश, ये पहला वंश था जिसने हिंदी में अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए। और इस वंश का अंतिम राजा था लक्ष्मण सेन, जिसके दरबार में जयदेव रहते थे और लक्ष्मण सेन को बंगाल का अंतिम हिंदू राजा कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर विवाद है? ये क्वेश्चन अभी हमने जब नदियों के बारे में बात करी थी हमारी एनसीईआरटी वाली सीरीज में, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी को लेकर विवाद है। ठीक है, ब्लू मून क्या है? तो देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। ब्लू मून क्या होता है? आप सभी जानते हैं एक महीने में अंदर एक ही बार होता है जब पूर्णिमा आती है। ठीक है, तो वहां पे जब चांद पूरा दिखाई देता है एक महीने में एक बार। लेकिन कुछ महीने ऐसे होते हैं जहां पर 2 पूर्णिमा होती हैं, यानी कि 2 पूरे चांद देखने को मिलते हैं। तो ऐसा महीना जिसमें 2 पूर्णिमाएं हों, यानी कि एक ही महीने के अंदर 2 बार चांद पूरा दिखाई देगा, जो दूसरी वाली पूर्णिमा होती है उसे ही ब्लू मून कहा जाता है। यानी कि महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, इसे ही कहते हैं ब्लू मून। मान लीजिए किसी महीने में आपका 1 तारीख को पहला पूरा चांद दिखाई दिया और दूसरी बार ये आपके 28 तारीख को दिखाई दिया, तो एक ही महीने में हुआ, तो जो 28 तारीख वाला पूरा चांद है उसे ही ब्लू मून कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। राष्ट्रीय गीत पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय गान नहीं पूछा जा रहा। राष्ट्रीय गान की जो अवधि है वो 52 सेकंड है, जबकि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसकी जो अवधि है ये आपके 65 सेकंड है। ठीक है, कितनी है? 65 सेकंड है। 1 मिनट 5 सेकंड इसकी कुल अवधि है। तो ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय गीत की अवधि कितनी है? 65 सेकंड। और राष्ट्रगान जो हमारा है जन गण मन, उसकी अवधि कितनी है? 52 सेकंड। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जीके एमसीक्यू सीरीज का पहला भाग। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, तथ्य आपको अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन नंबर भले ही हमारे 20 थे, लेकिन अगर आप फैक्टों को जोड़कर देखें तो 50 से ज्यादा प्रश्न, एक जैसे प्रश्न हमने कवर किया। और इसी प्रकार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ये सीरीज अगर आपको अच्छी लगती है, हम इसे कंटिन्यू करेंगे और आपके ऐसे ही पूरे जीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके ऐसे ही एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ काफी अच्छे तरीके से कवर यहां पे हो जाएंगे, ताकि आपका अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों साथ में चलता रहे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपने स्कोर को भी कमेंट आप जरूर करें। एक और चीज मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए हमारी हिंदी की जीके एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उत्तराखंड की एमसीक्यू सीरीज चल रही है और हमारी अब हमने जीके एमसीक्यू सीरीज को भी शुरू किया है। उत्तराखंड के लिए हमारी एमसीक्यूज के साथ साथ टॉपिक वाइज जो सीरीज है परीक्षा वाणी को हम वन लाइनर के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। जीके के लिए हम टॉपिक में अभी एनसीईआरटी को कर रहे हैं, जल्द ही हिंदी की भी आपकी इसी प्रकार टॉपिक वाइज सीरीज शुरू की जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा और सीरीज के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके आप जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।